सप्लाई 12 महीने एक ही रहती है, उसमें चेंजेस भी आते हैं? पावर की डिमांड बदलती है। इंडिया का एनर्जी में फ्यूचर क्या है? तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। हर चेहरे में होते हैं कई सारे चेहरे, बस जरूरत है तो उन चेहरों की किताब के पन्नों को पलटने की। और ये आपको हमेशा एक बीटेक किए वाले लड़के मिल जाएगा। आज हमारे जो अगले मेहमान हैं वो उस रास्ते से बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन उनकी शख्सियत में भी कई सारे रंग हैं। नाम है मनु श्रीवास्तव जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, मध्य प्रदेश सरकार में। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। मैंने जैसा कहा कि आपकी शख्सियत में बहुत सारे रंग होंगे क्योंकि आप इंजीनियर रहे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा ये है कि क्या कभी आपसे किसी ने सवाल किया कि सर पद तो इतना बड़ा है तो नाम इतना छोटा सा क्यों? नहीं सब ऐसा हुआ था कि जब मैं पहली बात तो कि शुरुआत जो है मनु से ही हुई थी। अगर हमारे नहीं, मेरा भी नाम मनु है, बट दैट्स अ निकनेम। मैं अपने नाम को सीरियसली लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि साहब इसको छुपाने की क्या जरूरत है कि सिर्फ घर के लोगों के लिए एक नाम और बाकी लोगों के लिए एक नाम। और ये तो शुरुआती मनु से हुई थी, तो मनु के नाम होने में तो मैंने कहा हमारे ख्याल से मेरे पेरेंट्स ने सही सोचा कि उसी नाम को बाकायदा नाम रखा जाए। नहीं, मैंने एक्चुअली एक ऋषि कपूर साहब का इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ कमल हसन काम करते थे और मुझे सेट पे कहे चिंटू इधर आओ, जबकि मैं सीनियर था, और उन्हें कहे कि कमल हसन साहब ये कर दो, तो इसे यार नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने इसलिए अपने बच्चों के नाम बड़े बड़े रखे क्योंकि वो चिंटू चिंटू हर आदमी ये चिंटू जी चिंटू। सो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा अरे यार भारी भरकम पर्सनैलिटी है, गजब की आवाज मेरी है? नहीं, तो मैंने सोचा कि नाम तो था ही, तो मैंने आवाज और बाकी चीजों पर जोर दिया जाए। बीटेक आपने किया जी, तो ये आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि बीटेक करना, फिर एमटेक करना और उसके बाद फिर अधिकारी बन जाना, हालांकि नॉर्मल सी कहानी है, इंजीनियर्स अपनी प्रोफाइल चेंज करते हैं, बट आपने थोड़ा 2 साल एक्स्ट्रा देके चेंज किया। मैं इंजीनियरिंग किया मैंने, हाँ, मैं आईआईटी दिल्ली में मैंने पढ़ाई की, मैं बीटेक एमटेक किया। उसके बाद से मैं सीधे सिविल सर्विस में आ गया। तो दैट वे देखा जाए तो बड़ी मेरी सिंपल सी ही जिंदगी रही है। मैं एक स्कूल में पढ़ा, सिर्फ एक ही कॉलेज में पढ़ा और एक ही नौकरी में रहा हूँ, तो इसलिए बड़ी सिंपल सी लाइफ रही है दैट वे। बीटेक में क्या खूबसूरती थी? बीटेक में मेरे ख्याल से आई दिल्ली में जहाँ मैं रहा, इट ओपन्स अप वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक तो जो अब तक कम से कम इंजीनियरिंग के जो लोग जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उसमें, बेस्ट लोग ही जेई वगैरह में आते हैं, आईआईटी में आते हैं, तो यूर विद द बेस्ट पीपल। मैं जब याद है मैं ज्वाइन किया था, तो जिस हॉस्टल में मैं ज्वाइन किया था उसमें फाइनल ईयर में रघुराम राजन जो बाद में आरबीआई गवर्नर थे, ही वाज इन द फाइनल ईयर। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट आरबीआई गवर्नर देन, बट ही वाज अ बिग पर्सन इवन देन। वो उसी हॉस्टल में थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात होती है। अब जो भी मेरे ख्याल से आईटी में नजर आता है, हर बच्चा अपने स्कूल में अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता रहता है, बट फिर आप उन बच्चों के साथ होते हैं जो सब अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते रहे हैं, तो एक अलग तरह की दुनिया होती है। बेहतरीन दोस्त मिलते हैं, जो दोस्तियां अभी भी बरकरार हैं, और जिनसे आपने बहुत कुछ सीख रहा हूं और मैं मेरे ख्याल आगे भी सीखूंगा। उसके अलावा पढ़ाई के अलावा हर जिंदगी के पहलू के बारे में हमारे यहाँ फेस्टिवल रोंडुवू हुआ करता था, होता है। रोंडुवू को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक चैलेंज रहा करता था, बहुत इंटरेस्टिंग रहा करता था। और मैं अपने हॉस्टल का हाउस सेक्रेटरी था, तो हर तरह की मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं वहाँ पे लिटरेरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। तो जब आप स्कूल छोड़ते हैं तो कुछ ही लोगों ने थिएटर किया होता है, कुछ ही लोगों ने कविताएं लिखी होती हैं, बट उन 4 सालों में आप उन तमाम अपने पहलुओं को भी तलाश लेते हैं। कोई कविता लिख रहा है, मैं कविता लिखता था, मैं एक्टिंग करता था, कुछ लोग स्पोर्ट्स में, तमाम एक्टिविटीज़ में, तो अलग अलग पहलू लोग अपने अपने तलाश लेते हैं। सो नाउ व्हेन यू लुक बैक, कभी लगता है कि कुछ और भी ट्राई कर सकते थे, या लगता है नहीं जहाँ है सही है? जैसे आपने कहा कविता भी लिखते हो, एक्टिंग भी किया आपने, और बहुत सारे लोग स्विच कर जाते हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड तक जो बीटेक करके निकल गए इधर उधर। नहीं, मेरे साथ खुद बहुत दोस्त हैं जो कि एज ए प्रोफेशन वो काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए प्रोफेशन, मतलब एज ए इंटरेस्ट तो मैंने सब किए हैं, मतलब आई राइट, आई डू एक्ट समटाइम्स, बट दैट इज मोर आउट ऑफ इंटरेस्ट, बट नॉट रियली एज ए प्रोफेशन। इट वुड बी फार मोर चैलेंजिंग टू डू इट एज ए प्रोफेशन। सुपर। आपके बारे में पढ़ रहा था मैं, और सोलर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी चर्चाएं बहुत होती हैं, बट इनिशियली था बड़ा महंगा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, फिर मैंने सुना कि आपने थोड़ी क्रांति लाई थी
क्या थी वो क्रांति जो उसकी शुरुआत आप लोगों ने की थी? नहीं, मैं नतीजे को पहले बता देता हूँ। नतीजा ये था कि जिस समय हमने किया था उस समय ये सोचा जाता था, जैसा आपने कहा, कि सोलर एनर्जी महंगी है और सोलर एनर्जी हमें इसलिए इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि हमें एंटार्क्टिका में जो बर्फ पिघल रही है उसको रोकना है। मैं भी मानता हूं कि इसे रोकना चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि अगर वो महंगी है तब लोग उसको दिखाने के लिए ऐसा कहेंगे कि रोक रहे हैं, बट बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए। सही बात है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलने से रुके तो हमें सोलर एनर्जी को सस्ता करना होगा। तो जब हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज ये माना करती थी कि सोलर तो बहुत महंगा है। वो ये कहती थी कि अगर हमें 4.5 पे मिल जाए तो रुपए पे बात पर यूनिट पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो कहती थी कि भाई आप 4.5 पे तो आप नहीं दे पाएंगे, आप हमसे सब्सिडी लीजिए और जो सबसे कम सब्सिडी लेगा उसको हम प्रोजेक्ट अवार्ड कर देंगे। तो उस समय मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया था। मध्य प्रदेश में रीवा करके जगह है, समझ लीजिए जबलपुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ती है। तो वहां पे हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया और बिना किसी सब्सिडी के, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी 4.5 रुपए के टैरिफ के लिए सब्सिडी देती थी, हमने बिना किसी सब्सिडी के 3 रुपए से कम का टैरिफ हासिल किया। तो ये कैसे तो हमने जो कर पाया उस बेसिकली हमारा कोशिश हमने ये की कि जैसे प्रिंसिपल कहते हैं ना कि ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन। तो हमने दूसरे जने के हिसाब से अपने को देखने की कोशिश की। फिलोसफिकली देखा जाए तो हमने सिर्फ ये किया कि अगर कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहता है तो उसको क्या रिस्क महसूस करते हैं, क्या दिक्कतें महसूस करता है, और वो हमने दिक्कतें हटाने की कोशिश की, वो रिस्क हमने हटाने की कोशिश की या रिस्क कम करने की कोशिश की। हमारा यह मानना था कि प्रोजेक्ट सेटअप करने में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इक्विटी, जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक आप पैसा कहीं से लोन ले रहे हैं। अगर आपने रिस्क कम किए तो आपकी इक्विटी जो है वो सस्ते रेट पे कोई आदमी अपना पैसा लगाएगा। जहां से आप लोन ले रहे हैं वहां से भी अगर एक डी रिस्क प्रोजेक्ट होगा, जिस प्रोजेक्ट के रिस्क कम किए गए हैं, वहां से आपको सस्ते रेट पे लोन मिल जाएगा। अगर आपकी इक्विटी भी सस्ती है, अगर आपका लोन भी सस्ता है, तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है उसमें सस्ते दाम पे आप चीजें दे सकते हो। तो हमने सिर्फ ये किया कि हमने बैंकेबल वायबल प्रोजेक्ट सेटअप किए जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स के रिस्क जोखिम जो थे वो हमने कम किए। और कौन से जोखिम कम करने चाहिए वो हमने बिडर से पूछा। हमने पूछा कि आप क्या क्या दिक्कतें महसूस करते हैं। जो उन्होंने दिक्कतें बताई, हमने वो एक एक दिक्कत को अपनी तरफ से भरसक कोशिश की उसको हटाने की, कम करने की। जो उन्होंने रिस्क बताए, रिस्क को हमने कम करने के या हटाने के हमने कोशिशें की। तो वही सब तमाम छोटी छोटी कोशिशें थी, वो जब एक साथ हुई तब हम जो इस टैरिफ में इतनी कमी जो ला पाए वो ला सके। बट फिलोसॉफिकली हमने सिर्फ ये किया कि हमने इन्वेस्टर के, बिडर्स के जो रिस्क्स थे वो कम किए और उनसे समझा कि वो रिस्क क्या हैं, वो जोखिम क्या हैं, वो दिक्कतें क्या हैं, और उनको हटाने की कोशिश। और फिर दिल्ली मेट्रो को हर साल 100 करोड़ का फायदा शुरू हो गया। तो हमारा स्टेट को बहुत फायदा हुआ। 3/4 ऑफ द पावर गोज टू द स्टेट। बट हाँ, हमारा पहला प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान में, और दूसरा प्रोजेक्ट भी हम ही लोगों ने किया है जो बिजली कंपनियों के अलावा किसी को बिजली देता है। तो ये प्रोजेक्ट है रीवा में। इससे 3/4 बिजली तो मध्य प्रदेश को जाती है, बट 1/4 ऑफ द पावर गोज टू दिल्ली मेट्रो। एंड दिल्ली मेट्रो यूजेस दिस पावर not for its ACs or cooling and lighting, but actually to run its trains. दिल्ली मेट्रो का। और दिल्ली मेट्रो का दिन के टाइम जो तमाम जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, 65% ऑफ द एनर्जी comes from this project in Rewa in मध्य प्रदेश। फिर तो काफी डिमांड और भी बढ़ रही होगी। तो इसी तरह से हमने फिर एक अगला प्रोजेक्ट सेटअप किया। उसमें हम लोग 1/4 पावर इंडियन रेलवेज को दे रहे हैं, और इंडियन रेलवे 7 स्टेट्स में इस बिजली को इस्तेमाल कर रहा है। और यही 2 प्रोजेक्ट हैं इकलौते पूरे हिंदुस्तान में जो कि बिजली कंपनियों के, स्टेट की जो डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, उनके अलावा जो बिजली दे रहा है। ये 2 ही प्रोजेक्ट हैं आज तक बने हैं। पहला रीवा जो हमने सेटअप किया था, और दूसरा जो इंडियन रेलवेज को हम सप्लाई कर रहे हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ भी बच सके और इतना सारा पैसा बच सके, तो फिर सोलर इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ कि घर घर में इसका इस्तेमाल किया जाए। लाइक अभी यूज होता है, लेकिन 10 में से 2 घर में कहीं इस्तेमाल होता है, या कुछ लोग जो इस टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं वो है। कॉमन लोगों में अभी भी इसका प्रचलन इतना ज्यादा नहीं हुआ है। देखिए, 2 तरह से बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके घर में जब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो बिजली के सोर्स से आ रही है वो आपको नहीं पता। थर्मल भी आती है, बस तमाम बिजली आ रही है। धीरे धीरे उस बिजली में सोलर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। आपका बिल्कुल कहना सही है, जितना बढ़ना चाहिए
शायद उतना नहीं बढ़ रहा है, उससे ज्यादा हमें बढ़ने की जरूरत है। पर जैसे मैंने कहा, उसके लिए आज की तारीख में मैं कहूंगा कि सोलर जो है, जो कोयले से पैदा होने वाली बिजली है, उसके करीबन आधे रेट का हो चुका है। जो मैंने कहा था कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट सेटअप किया था, मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया था, जो पहला प्रोजेक्ट था जो थर्मल से कम लाया, उसके बाद से रेट्स और कम आए और कोयले की बिजली के रेट तब से बढ़े। तो जो हम बराबर ला पाए थे, आज की तारीख में हालत यह है कि सोलर की कॉस्ट लगभग आधी है थर्मल पावर के मुकाबले। तो फिर इसका यूजेज बढ़े, उसमें रुकावट उसमें कहाँ रुकावट आ रही है? मेरे ख्याल से हमें अपना काम बेहतर तरीके से करने की जिम्मेदारी है। सरकारों को बेहतर तरह से करने की जिम्मेदारी है। सरकार कर भी रही है और तमाम इसमें पॉलिसी लेवल पे चीजें की जा रही हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये कमिटमेंट भी है पूरे विश्व को कि हम बड़े एम्बिशियस टारगेट्स प्राप्त करेंगे सोलर एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी के। पर ये हमें सबको समझना होगा कि जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की नहीं है, सारी राज्य सरकारों की है, सबको मिलकर काम करना है। अब एक और नई स्कीम भी शुरू हुई है जिसके तहत हम घर घर में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोशिश कर रही है कि घर घर में भी लगे। पर वो काम दोनों ही लेवल पे होना चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, जो मैंने रीवा प्रोजेक्ट की बात की, वो 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। मतलब ये करीब 1500 हेक्टेयर में फैला हुआ प्रोजेक्ट है। मतलब 15 स्क्वायर किलोमीटर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। अगर कोई रीवा से इलाहाबाद की तरफ जाए तो एक समुद्र का एहसास होता है, मिराज का फीलिंग होती है। 15 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया, वो 5 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर का एरिया हुआ, उसमें पूरे में सोलर पैनल्स बिछे हुए हैं। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि दिल्ली मेट्रो को बिजली दे रहा है, और साथ ही साथ एक छोटे प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैंने एक छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दिया, और पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे कम रेट पे छोटे प्रोजेक्ट्स में रूफटॉप जो कहा जाता है, उससे बिजली भी मध्य प्रदेश हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, उससे हासिल हुई। सो 2 जो प्रोजेक्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पे जिन्हें बिजली मिल रही है, एक है IIM इंदौर और एक सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग भोपाल में है। इनको सिर्फ ₹1.38 बिजली मिल रही है। सो इट इज लोअर मोस्ट रेट इन द कंट्री। तो रूफटॉप में भी हम लोगों को, पर प्रिंसिपल्स वही थे कि किस तरह से हम डेवलपर के, इन्वेस्टर के रिस्क को कम कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि न सिर्फ सोलर एनर्जी, बल्कि जहां भी हम कोई रोड बनवाना चाहते हो, पोर्ट बनवाना चाहते हो, कुछ कराना चाहते हो, जहां पे भी इन्वेस्टर को कुछ इन्वेस्ट करना है, कम कीमतें करने का इकलौता तरीका यही है कि हम समझें उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी दिक्कतों को हटाएं, दिक्कतों को हटाने की कोशिश करें, जो उनके रिस्क हैं उसको कम करें, तभी हम सरकार की तरफ से बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। बट डिमांड एंड सप्लाई 12 महीने एक ही रहती है, उसमें चेंजेस भी आते हैं, जैसे मौसम के हिसाब से बरसात का मौसम हो गया, ठंड का मौसम आ गया, पावर की डिमांड बदलती है। और तो फिर सप्लाई कैसे पूरी होती है? दिल्ली मेट्रो को आप दे रहे हैं जी, तो उसमें भी देखिए, पहली बात तो डिमांड मीट करने के लिए हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं। हमारे पास थर्मल बिजली भी होती है। तो आजकल आमतौर पे किया जाता है कि सोलर जब ज्यादा है, सस्ती, तो थर्मल प्लांट्स को उस समय प्रोडक्शन कम कर दिया जाता है, और जब सोलर नहीं रहती है तब उस समय हम थर्मल प्लांट से बिजली देते हैं। बट इसमें एक और कई इंटरेस्टिंग चीजें इसमें हैं। जैसे एक आपने जो बात कही कि डिमांड बदलने की, मध्य प्रदेश में बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि अक्टूबर से मार्च 6 महीने बिजली की डिमांड ज़्यादा रहती है और अप्रैल से सितंबर कम रहती है। हमारा जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ठीक उसका उल्टा है। उनकी अप्रैल से सितंबर डिमांड ज़्यादा रहती है और अक्टूबर से मार्च कम रहती है। गर्मी ठंड के हिसाब से वहाँ पे जो एग्रीकल्चर में जिस तरह की सिंचाई की जरूरत हो उसके हिसाब से, तो वो अक्सर सोलर ज़्यादा नहीं ले पाते, क्योंकि उनको पता है कि 6 महीने वो बिजली क्या करेंगे, पर रिमेनिंग 6 महीने क्या करेंगे उनको पता नहीं है, इसलिए वो बिजली नहीं लेते, क्योंकि 6 महीने फिर बिजली क्या करेंगे। और ये हमारे साथ दिक्कत थी, हमें भी 6 महीने का पता है पर रिमेनिंग 6 मंथ्स का पता नहीं है। बट वो जो प्रॉब्लम के 6 मंथ्स हैं वो उनके और हमारे अलग अलग है। तो हमने उन दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करा, और हमने और यूपी ने, मध्य प्रदेश और यूपी ने तय किया है कि हम लोग कॉमन प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। पहला प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो नेशनल ग्रिड में बिजली डालेगा, 6 महीने यूपी बिजली लेगा और 6 महीने एमपी बिजली लेगा। तो इस तरह से जो सोलर एम्बिशन है मध्य प्रदेश की, यूपी की, साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है पूरे विश्व को, सब एक साथ अचीव हो सकता है, क्योंकि हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट में टाइप होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, और ये इनोवेशन या सरकारें एक होनी चाहिए।
मेरे ख्याल से ये टेक्निकल अगर रिक्वायरमेंट अगर है तो मेरे ख्याल से इट वाज ये डिसीजन था एक तरह का ये एनर्जी। किस साल में आप लोगों ने किया था? ये हम लोग का मेरे ख्याल से करीब 1 महीने पहले डिसाइड हुआ है। यानी सेम गवर्नमेंट पे। पर मेरे ख्याल से इट वाज मोर ऑफ एन, मैं इसे एक बहुत पॉलिटिकल तौर पे नहीं देखना चाहूंगा। ये मेरे ख्याल से एक एनर्जी रिक्वायरमेंट था कि वहां पे 6 महीने डिमांड कम थी, हमारे यहाँ 6 महीने ज्यादा थी। तो ऑफ कोर्स अगर पॉलिटिकल कोहेरेंस हो तो उसमें इन चीजों को हेल्प मिलता है, बट ये एक Smooth चीजें हाँ, पर निश्चित तौर पे ये एक तरह से एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है दोनों स्टेट्स का, वही ये सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा था। कैन वी से कि सोलर एनर्जी का हब एमपी है इस टाइम? सोलर एनर्जी के इनोवेशन का हब मैं कहूंगा मध्य प्रदेश है, क्योंकि जितनी जमीन राजस्थान में बहुत ज्यादा है, गुजरात में बहुत ज्यादा है, उस तरह की जमीन मध्य प्रदेश में नहीं है कि किलोमीटर किलोमीटर हजारों हेक्टेयर एक साथ वहां पर कच्छ में जमीन है इस तरह की, वो नहीं। पर हमने हर प्रोजेक्ट जो किया है मध्य प्रदेश में वो एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट रहा है। मैंने पहला प्रोजेक्ट हमारा था, उसने सोलर की कीमतें कम की, हम दिल्ली मेट्रो को बिजली दे रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट में हमने इंडियन रेलवेज को बिजली दे रहे हैं। हमारे एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ओंकारेश्वर में, वो हम लोगों ने सेटअप किया है। जो हम लोग यूपी और एमपी का प्रोजेक्ट मैंने बताया अभी आपसे, हम सेटअप कर रहे हैं। एक और हम बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं जिसमें हम सोलर को और स्टोरेज को साथ सेटअप कर रहे हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं थिंकिंग ये है कि अगर सोलर स्टोरेज को मिला के अगर वो रेट थर्मल से कम आ जाते हैं, कोयले से बनी हुई बिजली से कम आ जाते हैं, तब फिर एक प्रश्न चिन्ह एक खड़ा हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या हमें थर्मल के रास्ते पे जाना चाहिए या हमें सोलर और स्टोरेज के रास्ते पे जाना चाहिए। तो वो हम लोग प्रोजेक्ट साथ कुछ रन कर रहे हैं, एक थर्मल का, एक सोलर स्टोरेज का। तो उससे पूरे देश को जवाब मिलेगा कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। आपके एक्सपर्टी के हिसाब से, जैसे 140 करोड़ की आबादी है, इंडिया का एनर्जी में फ्यूचर क्या है? नहीं, पहली बात तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। नहीं, और एनर्जी के अच्छा फ्यूचर होने के लिए एनर्जी होना जरूरी है, एनर्जी सिक्योर होना जरूरी है, और एनर्जी सस्ता होना जरूरी है। और आज हम इस खूबसूरत मुकाम पे खड़े हैं कि एनर्जी सस्ता होना और एनर्जी क्लीन होना, वो दोनों हमें एक ही तरफ ले जा रहा है। आज से करीबन 5-6 साल पहले एनर्जी का सस्ता होना हमें एक तरफ ले जा रहा था, कोयले की तरफ, और एनर्जी का क्लीन होना हमें रिन्यूएबल की तरफ ले जा रहा था। पर आज की तारीख में हमारे दोनों जो इच्छाएं हैं वो एक ही तरफ ले जा रही हैं, और वो रिन्यूएबल की तरफ है। और ये बहुत ही खूबसूरत, इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन इन हिस्ट्री, इन लाइफ, कि दैट बोथ योर हार्ट एंड योर माइंड आर लीडिंग यू टू द सेम सॉल्यूशन, दैट इज रिन्यूएबल। सोलर आने वाले टाइम में डोमिनेट करेगा एनर्जी के फॉर्म में, कि थर्मल के ऊपर लोग सोलर को प्रायोरिटी देंगे? ऑलरेडी मैंने जैसे आपसे कहा मैं कि नॉर्मल लोगों की बात कर नहीं, मैं नॉर्मल लोगों की ही बात कर, क्योंकि देखिए जो प्रिंसिपल है वही रहेगा। सोलर जो है, एक अगर कोई घर पे भी लगा रहा है उसके लिए भी सस्ता है कंपेयर टू थर्मल पावर। जाहिर है जो घर पे आदमी लगा रहा है, थर्मल का ऑप्शन तो नहीं है उसके पास, सोलर वो लगा सकता है। सोलर लगाने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है आपने पैनल लगाइए। तो अगर आप पैनल लगाइए तो अगर आपके पास अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो आमतौर पे 5-6 किलोवाट का सिस्टम उसके लिए काफी होगा। उसके लिए 2.5-3 लाख का खर्चा आएगा, और आप मोटे तौर पे 3-3.5 साल में आपका पैसा निकल जाएगा। पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। तो एक और मॉडल हमने डेवलप किया है, उसे कहते हैं रेस्को मॉडल, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल। उसमें यह है कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आपका छत पे पैनल लगाएगा और आप महज बिजली खरीदेंगे जो आप ऐसे भी खरीद रहे हैं। और अगर आपकी बिजली की दर, बिजली का रेट नॉर्मल बिजली से कम हुआ तो आपके लिए तो हर तरह से अच्छा है। मैं इस मॉडल को कहता हूं जीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने पैसा को इन्वेस्ट नहीं किया है। सेविंग्स फ्रॉम डे 1, पहले दिन से आप बचत कर रहे हैं। जो डिस्कॉम से बिजली उसके मुकाबले सस्ती बिजली आप खरीद रहे हैं, एंड मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो। तो मैंने जो आपसे जिक्र किया कि हमें सबसे कम रेट पे हिंदुस्तान में बिजली मिली रूफटॉप पे, ये एग्जैक्टली यही प्रोजेक्ट था कि IIM इंदौर ने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। IIM इंदौर की छत पे प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट पार्टी ने लगाया, उनको ₹1.38 पे बिजली मिली, जो कि अमूमन 6.5 रुपए की बिजली मिल रही थी। पहले दिन से उनको सेविंग्स हो रही हैं, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड नेट जीरो। So there can be models to do the same. Technology exists. Technology आज की तारीख में है. Now we have to develop commercial models. Now we have to develop systems in which we can carry this technology to the people. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस प्रोसेस में? I think हम लोग को सॉल्यूशंस तलाशने हैं, तो और टेक्नोलॉजी इज इन प्लेस। मेरे ख्याल से हमें गवर्नमेंट्स को,
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को पूरा करें। जैसे मैंने कहा कि आज हम उस मुकाम पे हैं कि सस्ती एनर्जी और क्लीन एनर्जी दोनों एक ही हैं। नाउ इट इज़ अप टू अस टू मूव अहेड। मतलब अंटार्कटिका की बर्फ नहीं पिघलेगी। अब हम मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके लिए बेस्ट कर सकें, और अब वक्त है और कि वो हम हमें कर भी सकते फायदा हैं। करे, और वो हमें भी फायदा। ऐसा ना हो कि उनके बर्फ पिघलाने में हमारी जेब खाली हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो कई बार ऐसी होती है कि जो चीज़ें बड़ी नेक होती हैं, बट अगर आपको इकोनॉमिक सेंस उसमें ना निकल रहा हो तो अक्सर आप कहते हो कि आप ऐसा करेंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें स्केलेबिलिटी नहीं हो सकती। बट आज की तारीख में क्योंकि हमें समझना होगा कि हमारे देश में हम एनर्जी के लिए एक लिमिटेड अमाउंट पे करना चाहते हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉस में चल रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस एनर्जी सेक्टर में। बट तो हमें उस सेक्टर को चैलेंजेस के साथ ही सॉल्यूशंस तलाशने हैं। हम कोई किताबी सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि आप ऐसा करो और आपका फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपकी प्रॉब्लम है। हमें ऐसे सॉल्यूशंस देने होंगे जो असली जिंदगी में कारगर हों, इफेक्टिव हों। तो ऐसा करना है तो बिजली हमें सस्ती भी करनी होगी, और हमें जैसे आपने कहा अंटार्कटिका की बर्फ को भी पिघलने से बचाना है। और हिंदुस्तान को इतना सूरज का वरदान है, और मैं तो कहूंगा कि अगर हम किसी भी कल्चर में जाएं, किसी भी रिलीजन में जाएं, हर कल्चर हर रिलीजन कहीं ना कहीं ये बात कहता है कि अपने आप को नेचर के आपको करीब ले आता है। और मेरे ख्याल से सोलर एनर्जी एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, या विंड एनर्जी, कि वो आपको नेचर के करीब भी ले जा रही है और आपको आगे भी ले जा रही है। लवली टॉकिंग टू सर, थैंक यू सो मच सर। इट्स प्लेजर।